Welcome back students. Let's start with the same topic. Now we will start measurement of the temperature. Temperature का measurement कैसे किया जाता है? Temperature is measured by an instrument called a thermometer. अब एक इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया जाता है. उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? थर्मोमीटर. कैसा होता है थर्मोमीटर? एक इस टाइप से ग्लास की ट्यूब होती है जो आगे से इस तरीके से बिल्कुल पतला, जहाँ पे इसके पारा भरा रहता है. विच हैज मरकरी इन इट. यहाँ पे इसके मरकरी रहती है. इस तरीके से आगे से ये बिल्कुल पतला और यहाँ पे थोड़ा चौड़ाई में होता है. ठीक है, इस तरीके का ये थर्मोमीटर होता है. मरकरी एक्सपेंड ऑन द हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एज कूलिंग. अब अगर हीटिंग होती है तो ये मरकरी फैलती जाती है वहाँ तक जहाँ तक जितना टेम्परेचर है. अलग अलग पॉइंट बताए होते हैं इसके. बट अगर कूल टेम्परेचर है तो मरकरी एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है. द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मरकरी इन ए कैलिब्रेटेड ट्यूब इंडिकेट द टेम्परेचर. अब इस ट्यूब में इसका एक्सपेंशन और जो कॉन्ट्रैक्शन है उससे क्या टेम्परेचर को ये इंडिकेट करता है. द फारेनहाइट और सेल्सियस स्केल यूज टू द मेजर. अब दो टाइप के स्केल यूज किए जाते हैं. एक तो फारेनहाइट और एक होता है सेल्सियस स्केल. दो टाइप के स्केल यूज करते हैं थर्मोमीटर इसका टेम्परेचर को चेक करने के लिए. In the Fahrenheit scale, the freezing point is 32 degree Fahrenheit and the boiling point is the 212 degree Fahrenheit. और Celsius scale में क्या होता है? freezing point होता है 0 डिग्री सेल्सियस और boiling point होता है 100 डिग्री सेल्सियस. तो ये टेम्परेचर का मेजरमेंट इसके बेस पे किया जाता है. अब आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Air has weight and it exerts its weight as the pressure on the surface of the earth. अब एयर में क्या है? वेट होता है और वो अपना वेट कैसे शो करती है कि जो अर्थ के सरफेस पर है जितना प्रेशर लगता है तो उसके वेट को शो करता है. दिस वेट ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब इस वेट को, इस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है. इवन दो द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट सो मच ऑफ प्रेशर वी डोंट फील इट. This because the pressure outside the body which exerted from the direction is counterbalanced with from within. अब ज़्यादातर जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसको हमारी बॉडी फील नहीं करती क्योंकि हमारे आसपास हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, उसको बैलेंस करके रखता है. The weight of the air is referred to as atmospheric pressure. अब जो वेट होता है एयर का उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है. एयर प्रेशर डज नॉट रिमेन द सेम. इट वारीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. प्रेशर वेरिएशन रिजल्ट इन विंड. अब जो एयर प्रेशर होता है वो सेम नहीं रहता. प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है और इसकी जो वेरिएशन है उनके कारण ही हवाएं चलती हैं. हवाएं कब ज़्यादा होती हैं, कब कम होती हैं, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही है. Pressure variations can be measured by an instrument called the barometer. It measured in the millibars. The average atmospheric pressure in the sea level is 1013 millibars. अब जो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको बैरोमीटर से मेजर किया जाता है. बैरोमीटर इसका मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है. एवरेज जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है सी लेवल का कितना है? 1013 मिलीबार्स. मिलीबार्स में इनको इंडिकेट किया जाता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफर ऑन द अर्थ ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स. इन फैक्टर्स के कारण प्रेशर अलग अलग होता है. वेरिएशन इन द टेम्परेचर कंडीशंस. क्योंकि टेम्परेचर कंडीशंस अलग होती हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चेंज होता रहता है. चेंजिंग अल्टीट्यूड्स. जैसे जैसे अल्टीट्यूड चेंज होते हैं तो इसका प्रेशर भी चेंज होगा. फर्स्ट अपने रीड करेंगे वेरिएशन इन द टेम्परेचर कंडीशंस. एयर व्हेन गेट्स वार्म एक्सपेंड्स एंड बिकम लाइटर. जब एयर हवा जो गर्म होती है तो वो एक्सपेंड होना शुरू कर देती है और वेट उसका कम हो जाता है. वार्म एयर स्टार्ट्स राइजिंग कॉजिंग लो प्रेशर इन द रीजन.
अब ये ऊपर उठना शुरू कर देती है, किस कारण से? क्योंकि लो प्रेशर होता है उस रीजन में। जैसे डेजर्ट के जितने एरिया हैं उस पे एयर का प्रेशर लो होगा, एयर वार्म होती है। एयर व्हेन गेट्स कूल्ड कंप्रेसेस एंड बिकम हैवी कॉजिंग हाई प्रेशर। अब जब हवा ठंडी हो जाती है, कंप्रेस होती है, वो इकट्ठी होना शुरू कर देती है, तो हैवी हो जाती है हाई प्रेशर के कारण। फॉर एग्जाम्पल, इक्वेटोरियल रीजन ऑलवेज हैव लो प्रेशर ड्यू टू वार्म टेम्परेचर एंड पोलर रीजन हैव हाई प्रेशर ड्यू टू कोल्ड टेम्परेचर। अब जो इक्वेटर के आसपास के जितने प्लेसेस हैं वहां पे लो प्रेशर के कारण गर्म हवा चलती है, बट जो पोलर रीजन है हाई प्रेशर के कारण वहां पे ठंडी हवाएं चलती है। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग एल्टीट्यूड। With the increase in the height from sea level, atmospheric pressure decreases. अब जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर उठते हैं, हाइट में जाते हैं, तो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, प्रेशर में कमी आती है। इट इज सो बिकॉज एटमॉस्फेरिक लेयर्स गेट थिनर, कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस, वेपर एंड डस्ट डिक्रीजेस विद हाइट। ये किस रीजन से होता है? क्योंकि जो लेयर है, एटमॉस्फेरिक लेयर है, वो पतली होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उनमें जो गैसेस हैं, वाटर वेपर है, डस्ट है, ये सारी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है हाइट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है विंड। एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। अब जो हवा की दिशा है वो कैसे होती है? हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की ओर होती है। द हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट्स अलोंग विद द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज विंड। जैसे हॉरिजॉन्टल एयर मूव करती है, इसके मूवमेंट होते हैं, तो इसको विंड के नाम से जाना जाता है। ये भी 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट है परमानेंट या प्लांटरी विंड्स, जो एक पर्टिकुलर दिशा में थ्रू आउट द एयर चलती रहती है, मूव करती है, उनको परमानेंट विंड्स बोलते हैं। इसमें फर्स्ट आती है ट्रेड विंड्स। दीज आर द विंड्स दैट मूव फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर रीजन। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन से जो इक्वेटर की और लो प्रेशर रीजन की ओर चलती हैं, उनको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। दीज विंड्स आर ट्रेड विच इज लैटिन इज ट्रेडो मीन्स कांस्टेंट डायरेक्शन। इसको ट्रेड का नाम क्यों दिया गया है? ट्रेड का मतलब जो ट्रेडो से बना है, ट्रेडो एक वर्ड है जिसका मतलब है कांस्टेंट डायरेक्शन, एक लगातार चलने वाली हवा, एक ही दिशा में चलने वाली हवा है। इनको ट्रेड विंड्स के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट आती है पोलर विंड्स। अब पोलर विंड्स कौन सी होती है? ये पोलर के हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर मूव करती हैं। ये दोनों हेमिस्फीयर में जो हवा चलती है उसको पोलर विंड्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है वेस्टर्लाइज। From the subtropical high pressure belt to the subpolar low pressure belt is both the hemisphere। जो दोनों हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से पोलर रीजन की ओर चलती हैं, उनको बोलते हैं वेस्टर्लाइज। नेक्स्ट आती है सीजनेबल विंड। सीजनेबल विंड्स कौन सी होती है? जो सीजन के अकॉर्डिंग या पीरियड के अकॉर्डिंग चलती हैं। देयर आर इवन मेनी सीजनल विंड्स व्हिच ब्लो इन द पार्टिकुलर सीजन्स। अलग अलग सीजन में जो विंड ब्लो करती हैं उनको बोलते हैं पार्टिकुलर, उनको बोलते हैं सीजनल विंड्स। देयरफॉर दे आर कॉल्ड द सीजनल और पीरियोडिक। जो एक टाइम पीरियड के लिए होती हैं या एक सीजन के लिए अवेलेबल होती है। द अनइक्वल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज विंड्स। अब अलग अलग प्लेसेस पे अनइक्वल हीटिंग होती है या कूलिंग होता है, तो इसी कारण सीजनल विंड्स चलती हैं। इसमें आता है मॉनसून, लैंड एंड सी ब्रीजेस, ये दोनों इसको इफेक्ट करते हैं। अब मॉनसून विंड्स कौन सी होती है? दे आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट सीजनल विंड्स। दे हैव टू स्पेशल इम्पैक्ट ऑन द इंडियन क्लाइमेट कंडीशंस। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सीजनल विंड्स है वो है मॉनसून्स। ये इंडियन क्लाइमेट कंडीशन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है। इन इंडिया दीज आर ऑल्सो नोन द समर मानसून और द साउथ वेस्ट मानसून। अब इंडिया में इसके 2 नाम है, या तो समर मानसून के नाम से जाना जाता है या साउथ वेस्ट मानसून के नाम से। नेक्स्ट आती है लैंड एंड सी ब्रीजेस। लैंड एंड सी ब्रीजेस आल्सो पीरियडिक विंड्स, ये भी पीरियडिक विंड्स होती हैं। दे डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी इन द कोस्टल एरियाज। अब ये किसके कारण होती है? अलग अलग टाइप की हीटिंग होती है, या तो लैंड हीट करती है या जो कोस्टल एरिया है उनकी हीटिंग के कारण। लैंड इज वार्मर देन द सी ड्यूरिंग द डे।
अब लैंड क्या होती है, ज्यादा गर्म होती है सी के अकॉर्डिंग दिन में। लो प्रेशर इज दस क्रिएटेड ओवर लैंड कॉजिंग द विंड टू ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। तो लो प्रेशर के कारण क्या होती है, सी से लैंड की ओर ये हवाएं चलती हैं। दीज आर कॉल्ड सी ब्रीजेस। अब इनको सी ब्रीजेस के नाम से जाना जाता है। जो विंड है सी से लैंड की ओर मूव करती है उनको सी ब्रीजेस के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग द नाइट लैंड इज कूलर देन द सी। अब नाइट में क्या होता है, जो लैंड है वो ज्यादा ठंडी होती है सी के अकॉर्डिंग। तो इसमें हाई प्रेशर होता है लैंड पर, तो इससे विंड क्या होती है, लैंड से सी की ओर ब्लो करती है। तो इनको लैंड ब्रीजेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है लोकल विंड्स। ये है लास्ट टाइप के विंड्स। इन सेवरल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड विंड्स स्पेशल attributes blow over limited areas and have local significance। जो लोकल एरिया में जो लोकल टाइप के विंड्स चलती हैं अलग अलग प्लेसेस पे उनको लोकल विंड्स कहा जाता है। उनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कहीं पे लू कहा जाता है, कहीं पे चिनूक कहा जाता है। इस तरीके की ये लोकल विंड्स होती हैं। अब लू क्या है, लू इज ए हॉट ड्राई एंड डस्टी विंड दैट ब्लो इन द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द समर मंथ। अब समर मंथ में जो नॉर्थर्न प्लेन्स में जो डस्टी विंड चलती है उसको क्या कहते हैं, लू के नाम से जाना जाता है। जो नॉर्थर्न प्लेन है इंडिया में समर मंथ में ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड कैरीज द सैंड्स ऑफ द डेजर्ट टू द एलुवियल प्लेन ऑफ द गंगा। अब ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, राजस्थान के जो डेजर्ट है वहां से मूव करती है ये जो गंगा के एलुवियल प्लेन है उनकी तरफ। इट कॉजेज ए लॉट ऑफ हार्डशिप टू लोकल पीपल। ये लोगों के लिए इस टाइम बहुत ही कठिन समय होता है क्योंकि वो बहुत ही हीटिंग के साथ चलने वाली विंड होती है और उस टाइम के डस्ट के जो पार्ट है वो ज्यादा मूव करते हैं। चिनूक क्या है, द चिनूक इज ए फोन टाइप लोकल एंड विंड ब्लोज इन द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द रॉकीज, ए माउंटेन चेन इन द नॉर्थ अमेरिका। अब चिनूक क्या है, ये रॉकीज के और जो माउंटेन चेन है नॉर्थ अमेरिका के इन साइड में ब्लो करती है। ये एक हॉट और ड्राई विंड है और ऑनसेट रिजल्ट क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ स्नो इन दिस एरिया। ये हॉट एंड ड्राई होने के कारण क्या होता है, वहां की जितनी भी आइस है वो मेल्ट होना शुरू कर देती है। नेक्स्ट पार्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है हवा में, उसको हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। When water from the water bodies and land evaporates get converted in the water vapor। जब पानी वाटर बॉडीज से कोई वाटर लिया जाता है वो भाप के रूप में ऊपर उठता है तो उसको वाटर वेपोर में वो कन्वर्ट हो जाता है। ह्यूमिडिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। Thus, even the temperature is high, humidity also increase and vice versa। अगर टेम्परेचर हाई होता है तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर लो होता है तो ह्यूमिडिटी भी डिक्रीज होती है। कंडेंसेशन ये क्या है, व्हेन वाटर वेपर राइजेस इट कूल्स डाउन रिजल्टिंग इन कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर बढ़ता है तो ये ठंडा होना शुरू कर देता है। जब ठंडा होता है तो इसको कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है। द वाटर वेपर इन द एयर चेंजेस इनटू ड्रॉपलेट ऑफ वाटर और आइस। अब ये जो वाटर वेपर ठंडा होते हैं तो ये आइस में या ड्रॉपलेट में चेंज हो जाते हैं। द टेम्परेचर एट विच एयर गेट्स सच इन द नोन एज द ड्यू पॉइंट। एक टेम्परेचर यहाँ पे जो एयर है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है तो उसको ड्यू पॉइंट के नाम से जाना जाता है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। अब जब वो वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है तो इसको क्लाउड में फॉर्मेशन हो जाती है, इससे क्लाउड बन जाते हैं। क्लाउड्स आर एग्रीगेशन ऑफ मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ग्रो इन साइज दे बिकम हैवी एंड दे डिसेंड टुवर्ड्स द अर्थ नाउन एज प्रेसिपिटेशन। अब ये जितना भी वाटर वेपर है वो ड्रॉपलेट के रूप में क्लाउड्स बनाता है। ये ड्रॉपलेट जैसे जैसे साइज में बड़ी होती हैं तो ये हैवी होती जाती हैं, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, प्रेसिपिटेशन के नाम से जाना जाता है। अब ये चीज क्या है, प्रेसिपिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिसेंडिंग डाउन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द क्लाउड्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नोफॉल, हेल और स्लीट।
जब जो क्लाउड बन जाते हैं वाटर वेपर से, उसके बाद जो मॉइस्चर डाउन होता है, क्लाउड की अलग अलग फॉर्म बनती है, जैसे रेनफॉल होगी, स्नोफॉल होगी, तो उसको प्रिसिपिटेशन के नाम से जाना जाता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म द प्रिसिपिटेशन इज द वर्ल्ड इज रेन। अब पूरे वर्ल्ड में इसकी जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है उसको अपने रेन के नाम से जाना जाता है। On the basis of mechanism, there are three types of rainfall: the conventional rainfall, orographic rainfall, and the cyclonic rainfall. ये तीन टाइप की रेनफॉल है। फर्स्ट आती है conventional rainfall. When the warm moist air rises up in the conventional currents, it loses its heat in the upper layer of the atmosphere. जब गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है तो ये अपनी हीट को अपर लेयर में, एटमॉस्फेयर की अपर लेयर में लूज कर देती है, खो देती है। द कूलिंग ऑफ द एयर रिजल्ट इन द कंडेंसेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड्स क्लाउड्स। अब जैसे जैसे वो एयर है वो कूलिंग स्टार्ट करती है तो इसको कंडेंसेशन की फॉर्म में आ जाती है, इसको क्लाउड बनाते हैं जिससे। हैवी रेनफॉल टेक्स प्लेस इन द थंडर एंड लाइटनिंग। अब ज्यादा रेनफॉल होता है तो उसमें जैसे तूफान की आशंका रहती है, बिजली गरजती है, बादल गरजते हैं, तो ये हैवी रेनफॉल में ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं, तो इसको बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। नेक्स्ट आता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। व्हेन द रिलीफ फीचर्स सच एज माउंटेन्स कम इन द वे ऑफ मॉइस्ट विंड, देन द विंड इज फोर्स्ड टू राइज अप द माउंटेन। दीस क्लाउड्स आर ब्रिंग रेनफॉल लार्जली ऑन द विंड्स टुवर्ड्स साइड। जब जो रिलीफ फीचर्स हैं जैसे माउंटेन्स है वो मॉइस्ट विंड के टच में आते हैं तो हवाएं इनसे टकराकर बारिश करती हैं, एक लार्जली रेनफॉल होता है, तो इसको जो क्लाउड उसके हिल से टकरा के, माउंटेन से टकरा कर जो बारिश करते हैं उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल के नाम से जाना जाता है। जैसे ये माउंटेन है, यहाँ पे क्लाउड इससे टकरा के आगे बारिश कर रहा है, इसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोन्स आर द सेंटर ऑफ लो प्रेशर। साइक्लोन किस कारण से होते हैं? लो प्रेशर के कारण। When the air coverages from all direction towards the low pressure, it forced to rise up. जब सभी साइड से विंड अपनी अपनी डायरेक्शन से निकलती है तो लो प्रेशर के कारण ये एक दूसरे को फोर्स करके ऊपर की ओर उठती है, जिसके कारण साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। अब रेनफॉल के बेनिफिट्स क्या है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल और प्लांट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम द रेन वाटर। ज्यादातर जो वाटर है वो किसके कारण आता है? रेनफॉल के कारण। इट प्रोवाइड फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। अब जो वाटर होता है रेनफॉल में वो फ्रेश वाटर होता है जो अर्थ की सरफेस पर हमें अवेलेबल होता है। इफ रेनफॉल इज लेस, वाटर स्केर्सिटी एंड ड्रॉट अकर। अगर बारिश कम होती है तो उसके कारण क्या हो जाता है? वाटर स्केर्सिटी होती है या अकाल तक की संभावना बढ़ जाती है। अब सिग्निफिकेंस क्या है वेदर और क्लाइमेट के? वेदर और क्लाइमेट दोनों क्या है? एक अलग अलग रोल प्ले करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। द नॉलेज ऑफ वेदर कीप्स द फार्मर्स अप टू डेट, विच इज वेरी हेल्पफुल टू देयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सच एज सोइंग, हार्वेस्टिंग, प्लॉइंग। जो वेदर की जितनी भी नॉलेज है वो फार्मर्स को क्या करती है? हेल्प करती है, उनको अप टू डेट रखती है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। उनको क्या उगाना है, किस टाइम उनको फसल काटनी है, किस टाइम उगानी है, इन चीजों में हेल्पफुल होती है। ऑल द नेशनल एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स आर ऑपरेटेड अंडर फेवरेबल वेदर कंडीशंस। कोई नेशनल या इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो भी अच्छी वेदर कंडीशन के कारण ही उनको ऑपरेट किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग हेल्प पीपल टू अरेंज देयर ट्राइब्स। लोगों को अपनी अपनी ट्रिप जो भी मैनेज करने के लिए वेदर फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर फोरकास्टिंग प्रोवाइड प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ द अराइवल ऑफ फ्लड, स्टॉर्म, साइक्लोन। वेदर फोरकास्टिंग अलग अलग टाइप की, जैसे फ्लड से रिलेटेड, ड्रॉट से, स्टॉर्म से, साइक्लोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, जो काफी हेल्पफुल होती है पीपल के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज वेदर फोरकास्टिंग। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट इज डन बाय मेट्रोलॉजिस्ट विद द हेल्प ऑफ सोफिस्टिकेटेड डिवाइस एंड इंस्ट्रूमेंट। इनको जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो अलग अलग डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसको बताते हैं, वेदर फोरकास्ट करते हैं कि आने वाला वेदर कैसा होगा।
They record the changes in the temperature, air pressure, wind, humidity, etc. These record are collected from the various weather stations. अब वो क्या करते हैं, अलग अलग रिकॉर्ड रखते हैं, जैसे टेम्परेचर का, एयर प्रेशर का, विंड का, ह्यूमिडिटी का। अब इनको अलग अलग वेदर स्टेशन से कलेक्ट किया जाता है। मेट्रोलॉजिस्ट आर द पीपल हु स्टडी दीज रिकॉर्ड्स एंड कैलकुलेट द फ्यूचर कंडीशंस। अब मेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो एक पर्सन है जो कि क्या करते हैं, इन रिकॉर्ड की स्टडी करते हैं और आने वाले फ्यूचर वेदर कंडीशन को कैलकुलेट करते हैं कि कैसा वेदर होगा नेक्स्ट डे। On the basis of these weather related records, we are informed about the future weather condition through TV, radio, newspaper. Weather forecast is important to aviation purposes also. अब इन वेदर रिलेटेड रिकॉर्ड्स के बेस पे ही हमें इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलती है कि वेदर कंडीशन कैसी होगी। वो इंफॉर्मेशन मिलती है हमें टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर से। ये हर तरीके से वेदर फोरकास्ट है वो पर्सन्स के लिए इम्पोर्टेंट है। द एयरमैन मस्ट नाउ what kind of weather they may meet along their airway route before they set off। अब जो एयरमैन है, जो एयरप्लेन वगैरह उड़ाते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है कि उनको पता हो कि नेक्स्ट वेदर कंडीशन कौन सी है, रास्ते में या उनके रूट में उनको किस टाइप का वेदर मिलेगा। और इसी वे में क्या है, जो सेलर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, फिशरमैन होते हैं, उनको भी स्टॉर्म या साइक्लोन के लिए वेदर की कंडीशंस पता होनी चाहिए कि आने वाला वेदर कैसा है और उनकी जो उनका ऑक्यूपेशन है उसके लिए कैसा रहेगा, अच्छा है या उनको कोई तैयारी करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। हैव ए गुड डे, थैंक यू।